तो जो है जो ओशियन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉरेस्ट या प्लांट्स या ट्रीज के अलावा जो है वो एक दूसरा सोर्स है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाकर एब्जॉर्ब होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा पानी में एब्जॉर्ब होगी, मतलब अगर हवा में ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड ओशन में एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना बढ़ेगी ना, उतना वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है ऑक्सीजन उतनी कम होती है। ये केमिस्ट्री की सारी बातें हैं जो आप पढ़ चुके हैं कभी ना कभी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा होगा, हीट इतनी ज़्यादा होगी और वो वाटर पॉल्यूटेड होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो फिशेज है वहाँ, जो मरीन लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, वो वहाँ से मूव कर जाएगी क्योंकि वो वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकती। जो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, पानी का टेम्परेचर उतना होता है तो ही वो वहाँ पर जिंदा रह सकती हैं, अदरवाइज वो नहीं रह पाती जिंदा। इसी तरह टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ की जो ऑक्सीजन है, टेम्परेचर जब भी बढ़ता है तो जो डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं वो स्केप होना शुरू हो जाती है, तो ऑक्सीजन फिर वहाँ पर लिबरेट होना शुरू हो जाएगी। तो अगेन ऑक्सीजन जब कम होगी तो भी एक्वेटिक लाइफ को प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अनदर इज रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल भी जो है वो किसी तरह पानी में अगर शामिल हो रहा है तो पॉल्यूशन होती है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की जो ज्यादातर सोर्स है वो माइनिंग से आती है। माइनिंग जब होती है तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो निकलता है और फिर वो वहाँ के रन ऑफ के जरिए जो है वो पानी में शामिल हो जाता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल एक तो माइनिंग से आ सकता है, दूसरा प्रोसेसिंग ऑफ ओर्स, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज वगैरह होती है उसके अंदर भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, रिसर्च में इस्तेमाल होता है। तो फिर वो वहाँ से भी आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पर जो है वहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है ये रेडियो एक्टिव मटेरियल। आइसोटोप्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो फिर क्या होता है, वो भी जो है वेस्ट में शामिल, वेस्ट वाटर में आ जाते हैं और फिर वो वहाँ से किसी वाटर बॉडी में शामिल हो जाता है। जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल आपका है कोबाल्ट है, कोबाल्ट 60 है, रेडियम है, स्ट्रॉन्शियम है, आयोडीन, सीजियम, जिंक। इनके जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं ये उनकी बात हो रही है। इफेक्ट क्या होता है, वही बायो एक्यूमुलेशन हो जाती है, यानी पानी में आ गए तो किसी मछली ने उसे खा लिया, उसके अंदर वो जमा हो गया, और फिर जब उस मछली को किसी और ने खाया तो फिर वो उसके अंदर चला गया। तो स्किन बर्न हो जाती है, कैंसर, ट्यूमर और दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं इंसानों में। माइनिंग एक्टिविटीज की बात हुई ना, माइनिंग एक्टिविटीज होती क्या है? माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग द रॉक एंड एक्सट्रैक्टिंग कोल एंड अदर मिनरल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। सही है। अंडरग्राउंड से डिफरेंट कोल या जैम्स या मिनरल्स को निकालने के लिए आप क्रशिंग करते हैं रॉक्स की। These elements, when extracted in a raw form, contain harmful chemicals and can increase the amount of toxic elements. अच्छा, अब इस माइनिंग के दौरान जो दूसरे रेडियो एक्टिव कंपाउंड होते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, वो भी जमीन से बाहर निकल कर आ जाते हैं। और फिर जब वो आ जाते हैं तो ये देखें, ये माइनिंग का वेस्ट है, द कलर ऑफ, देखें कलर कैसा है, ये सारा इसके अंदर टॉक्सिक कंपाउंड सब कुछ शामिल। अब ये चैनल कहीं ना कहीं जा रहा है, किसी वाटर बॉडी में ही जाएगा। तो ये इस तरह माइनिंग से आपका सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट भी साथ साथ जा रहा है और किसी वाटर बॉडी को पॉल्यूट कर रहा है। और ये एक नॉन पॉइंट सोर्स भी शामिल हो सकती है। वाटर बॉडी हो सकता है बहुत दूर कहीं हो और ना पता चल रहा हो कि यहाँ पर माइनिंग हुई थी, तो उसके नतीजे में आया। तो ये जो है माइनिंग वेस्ट आपका किसी ना किसी वाटर बॉडी में जा रहा है। राइट, ठीक है। ये देखें, 10 मिलियन गैलन एसिड माइन वेस्ट 2023
14, 10 मिलियन गैलन्स। कैन यू इमेजिन? इतना सारा वेस्ट आपका जो है वो किसी ना किसी वाटर बॉडी में एट द एंड जा रहा है। और ये किसी एक जगह का है, कैनेनिया, ठीक है, एक जगह का है ये। इसी तरह डिफरेंट जगहों पर माइनिंग हो रही है और डिफरेंट माइनिंग वेस्ट जो है रेडियो एक्टिव और टॉक्सिक वेस्ट आपका वाटर बॉडीज में शामिल हो रहा है और वाटर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और सोर्स क्या होती है? अंडरग्राउंड स्टोरेज एंड ट्यूब लीकेजेस होती है। जो कंपनीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है ना, वो जो टॉक्सिक वेस्ट है या केमिकल्स हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोर करके रखती है, क्योंकि उनको इस्तेमाल करना होता है अपने प्रोसेस में। तो वो अंडरग्राउंड टैंक्स बनाती है, उनको स्टोर करके रखती है। अब वो अगर उस अंडरग्राउंड टैंक में कोई लीकेज हो गई, वो थोड़ा सा कोरोड हो गया, खराब हो गया, तो क्या होगा? उसमें से वो तमाम कंटेमिनेंट्स जो हैं वो आपके जमीन में फिर वो सीपेज होना शुरू हो जाएगी और वो उसमें जाना शुरू हो जाएंगे। तो फिर जो है ये तमाम कंटेमिनेंट्स आपके जो अंडरग्राउंड होता है, जमीन है या वो ग्राउंड वाटर है, उसमें फिर वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है। और क्या कॉजेज होते हैं वाटर पोल्यूशन के? मतलब वो कौन से सोर्सेस हैं जहाँ से वेस्ट आ रहा है, पॉल्यूटेंट्स, वाटर पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं और पानी को कंटेमिनेट कर रहे हैं, पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो एक तो है डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है, जो आपकी गली मोहल्ले घरों से निकल रहा है, किचन वेस्ट है आपका, वॉशरूम वेस्ट है, ये सारा आपका डोमेस्टिक वेस्ट में आएगा। सीवेज सिस्टम जो है आपका, पूरी सिटी का सीवेज सिस्टम है, सीवेज वाटर, गटर का पानी जितना भी है वो सारा जो है वो जाएगा। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट भी आप जो है वो सारा समंदरों में जाके डंप कर रहे हैं, झीलों में जाके डंप कर रहे हैं। तो एक वो कॉज हो गया। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आपका आ रहा है, एक तो डोमेस्टिक हो गया घरेलू, एक हो गया कमर्शियल इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर आ रहा है खतरनाक तरीन, वो सारा आ गया। एसिड रेन, एसिड रेन से आप वाकिफ हो चुके हैं, जो पानी आसमानों से आपकी प्रेसिपिटेशन से आ रहा है और उसके अंदर पॉल्यूटेंट शामिल है, वो एसिड रेन हो गई। ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री को अलग इसलिए रखा गया है कि ऑयल का एक बहुत बड़ा मसला है समंदरी पॉल्यूशन में खास तौर पर, और ये आपकी डिफरेंट शिप्स से भी आ रहा होता है। इसके अलावा इक्वेटिक प्लांट्स, ये एक छोटी सी और कॉज है। कुछ इक्वेटिक प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर में पॉल्यूशन कॉज कर रहे होते हैं। ये देखें, ये जो आपके कॉजेज हैं, डोमेस्टिक वेस्ट, ये आपका सारा घरों का कचरा या वेस्ट वाटर आप कर रहे हैं डंप। इसके अलावा सीवेज वेस्ट है आपका सारा, गटर का पानी आपका सारा जा रहा है, समंदरों में जा रहा है, झीलों में जा रहा है, विदाउट ट्रीटमेंट जाएगा। देखिए जाना तो वही है, कोई और जगह तो जा नहीं सकता, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम अनट्रीटेड वेस्ट वाटर ही ट्रीट, वेस्ट वाटर को भी ट्रीट करना, तो पानी पीने के लिए भी ट्रीट करना होता है, और जब आप उसे इस्तेमाल कर लेते हो तो उसको डिस्पोजल से पहले भी आपने उसको ट्रीट करना होता है। तो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर जब होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपका जो क्लिफ्टन सी व्यू है वो क्या है? वहां पर सारा आपके डिफेंस का वेस्ट वाटर आ रहा है, उसमें शामिल होता जा रहा है। तो वो पानी पहले कैसा होता था और अब वो कैसा होता है, इवन यू कैन स्मेल दैट, यू कैन सी द चेंज ऑफ द कलर। आप आराम से फील कर सकते हैं कि वो कितना गंदा है। सॉलिड वेस्ट आपका जो है, सारे के सारा प्लास्टिक भी शामिल है उसमें, उसमें मेटल भी शामिल है, उसमें कार्डबोर्ड भी शामिल है, हर चीज उसमें शामिल है। वो भी आप क्या कर रहे हैं, समंदरों में जाके डंप कर रहे हैं।
ओशन एंड मरीन डंपिंग कहलाती है, पेपर वेस्ट, फूड वेस्ट, प्लास्टिक, रबर, एल्यूमिनियम वेस्ट, ये सारा जाकर आप क्या कर रहे हैं, किसी वाटर बॉडी में डंप कर रहे हैं। ये देखें, सारा आपका सॉलिड वेस्ट है जो पानी में फ्लोट कर रहा है। जजीरों पे भी अब तो पाया जाता है, जो दूर बिल्कुल ओशन में होते हैं, यहाँ पर करीब में कोई कंट्री नहीं होती, दूर दूर तक नहीं होती, वहां पर भी, आइलैंड्स तक भी ये सारा वेस्ट पहुंच चुका है। इसके अलावा आपका जो कॉज है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। इंडस्ट्रियल वेस्ट का, इंडस्ट्री से सॉलिड भी निकलता है, पेपर वेस्ट, रबर, मेटल, एल्युमिनियम, सही है। इसके अलावा वेस्ट वाटर भी निकलता है, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में भी है और गैसियस फॉर्म में भी है, गैसेस भी निकल रही है। तो ये तमाम चीजें किसी भी वाटर बॉडी को फिर पॉल्यूट कर रही है। एसिड रेन, ये देखें, ये इंडस्ट्री है, धुआं निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड की एमिशन हो रही है, फिर बारिश हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड बन चुका है अब पानी में, बादलों में मौजूद जो वाटर वेपर थे उनके साथ केमिकल रिएक्शन के नतीजे में एसिड बन रहा है, फिर वो जमीन पर आ रहा है और फिर वो जमीन से जो है किसी वाटर बॉडी में जा रहा है। ऑयल इंडस्ट्री है आपकी, वहां पर कोई हादसा हो जाता है ऑयल इंडस्ट्रीज में, तो वो तमाम का तमाम एयर भी पॉल्यूट और वाटर बॉडी भी पॉल्यूट। जेर जमीन ऑयल, ऑयल मौजूद है ना आपका, उसको निकालने के लिए भी प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं, फिर वहां पर अगर कोई अनसर्टेन सिचुएशन हो गई तो उसके नतीजे में पोल्यूशन क्रिएट हो जाती है। ये देखें, ये समंदर है, शिप है और ये ऑयल देखें। ये देखें, ये सारा कुछ ऑयल है। ये ब्लूम्स लगाए गए हैं ताकि ऑयल जो है इससे आगे ना फैले। अच्छा, उसके अलावा एक और कॉज है, एक्वेटिक प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं जो एग्रेसिवली ग्रो कर जाते हैं पानी में, और क्या करते हैं वो पानी में फिर ज्यादा ग्रो करने की वजह से वहां मौजूद जो है न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी ग्रोथ में, और वहां न्यूट्रिएंट्स फिर दूसरी एक्वेटिक लाइफ के लिए बचते नहीं है। इसमें एक एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ की है। वाटर हाइसिंथ ऐसी एक एक्वेटिक प्लांट स्पीशी है जो एग्रेसिवली ग्रो करती जाती है और पानी में मौजूद तमाम न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब आप देख लें इफेक्ट्स क्या आते हैं। ये जो पॉल्यूशन सारी आपने कर ली ना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हीट भी डाल दी, सस्पेंडेड सॉलिड्स भी डाल दिए, सेडिमेंट्स भी डाल दिए, नॉन मेटेलिक सॉल्ट्स भी डाल दिए, एसिड एंड बेसिस भी डाल दी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी चली गई पानी में। तो अब उसके नतीजे में उसका रिजल्ट क्या आएगा, इस वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, नतीजा क्या निकलता है इन तमाम पॉल्यूशन का। हमने सोर्स भी डिस्कस कर ली कि भाई डोमेस्टिक वेस्ट इज अ सोर्स, एग्रीकल्चर इज अ सोर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इज अ सोर्स, सॉलिड वेस्ट इज अ सोर्स, माइनिंग इज अ सोर्स, ये सारी चीजें सोर्स हैं और इनका इफेक्ट आता है अल्टीमेटली वहां जिस वाटर बॉडी में पॉल्यूशन क्रिएट हो गई वहां की लाइफ की डेथ की, क्योंकि डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हो जाती है वहां पर।
जहाँ वाटर पॉल्यूट होता है। The main problem caused by water pollution is that it kills life that depends on these water bodies. Dead fish, crabs, birds, and seagulls, dolphins, and many other animals often wind up on beaches killed by pollutants in their habitat, living organisms. बर्ड पॉपुलेशन, जो सी बर्ड्स होते हैं वो भी इससे मुतासिर होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलाई करते हैं एक्वेटिक लाइफ पर, मछलियाँ वगैरह उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। जब मछलियाँ ही नहीं होंगी तो फिर बर्ड्स भी मुतासिर होंगे। ठीक है। या फिर जो है वो समंदरों में जो ऑयल होता है वो बर्ड्स पर अगर क्योंकि बर्ड्स समंदरों की मछलियाँ पकड़ने के लिए या झीलों की मछलियाँ पकड़ने के लिए पानी में उनका पानी से उनका कांटेक्ट होता है, तो इनके जो फेदर्स होते हैं इसके ऊपर ऑयल लग जाता है। फेदर्स पर जब फिर ऑयल लग जाता है तो उनको उड़ने में प्रॉब्लम होती है। उड़ने में प्रॉब्लम होती है तो वो जो है फिर वो किसी और एनिमल का शिकार बन जाते हैं। ये देखें, अननोन रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी पॉल्यूटेंट हो सकता है, और पूरी की पूरी वहां की जो उस टेरिटरी में फिश पॉपुलेशन पाई जाती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। यही वजह है स्टूडेंट्स के पहले जब फिशरमैन मछेरे थोड़ा सा पानी में आगे जाते थे तो अच्छी खासी जो है वो फिशिंग कर कर फॉरेन से लौट आते थे। लेकिन पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ गया है, जो किनारों किनारों पर है वो पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ गया है कि मछलियां चली गई हैं बीच में। तो अब फिशर मछेरों को और आगे जाना पड़ता है मछलियों को पकड़ने के लिए। ठीक है। और मछलियों की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो रही है क्योंकि आपके वाटर में तरह तरह के पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं। अनदर इफेक्ट ये है कि आपके जो वाटर बॉडीज हैं वो डस्टबिन बन चुके हैं। एस्थेटिकली और सीनिक ब्यूटी भी उसकी खत्म हो गई है। शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो रही है क्योंकि पानी पॉल्यूट होता जा रहा है। वाटर बॉडीज जो आपकी साफ मीठे पानी पीने की जो बॉडीज हैं वो आप पॉल्यूट कर रहे हैं, तो आपके जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। जैसे पहले कुछ झीलें होती थी, कुछ दरिया होते थे, वो साफ होते थे वक्त के साथ साथ। देखें मिसाल के तौर पर किंजल लेक है, अभी कदरे बेहतर है, आप उसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पॉल्यूटेंट लेवल जितना जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें डंपिंग करते जाओगे, उसमें पॉल्यूशन बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब आप वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो आप अब वाटर पॉल्यूशन की वजह से अपनी वाटर रिसोर्सेज हैं जो उनको ज़ाया कर देते हैं। इंक्रीज इन बीओडी, एक अनदर इफेक्ट इज इंक्रीज इन बीओडी। बीओडी से अच्छी तरह हमने जो है वो देख लिया है क्या होती है बीओडी। दोबारा देख लें। द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर बायोलॉजिकली। ठीक है। जितना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा पानी में उतनी बीओडी ज्यादा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन उतनी खत्म हो जाएगी। पॉल्यूटेड वाटर में जो है बीओडी कम होनी चाहिए। वो पॉल्यूटेड वाटर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसकी बीओडी ज्यादा होगी, और प्योर वाटर साफ पानी की बीओडी उतनी ही कम होगी क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन होगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स नहीं होंगे, तो वहां की जो है ऑक्सीजन खत्म ही नहीं होगी। डिसरप्शन ऑफ फूड चेन, ठीक है, पूरी फूड चेन आपने इंटर में अच्छी तरह पढ़ी है। क्या होती है कि एक छोटे से ऑर्गेनिज्म को एक बड़ा ऑर्गेनिज्म खाता है, फिर उससे बड़ा प्रोड्यूसर से लेकर डिकम्पोजर तक जाते हैं। प्रोड्यूसर आपके जो हैं वो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कोई एनिमल खाता है, फिर उस एनिमल को बड़ा एनिमल खाता है, और फिर उसको एक इंसान खा रहा होता है। तो ये एक पूरी फूड चेन है जो वाटर पॉल्यूशन की वजह से मुतासिर हो रही। कैसे होती है?
Pollution disrupts the natural food chain as well. Pollutants such as lead and cadmium are eaten by tiny animals. See? Later, these animals are consumed by fish and shellfish, and the food chain continues to be disrupted at all higher level. ये अभी हमने बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन की जो पीछे बात की थी ना, कि छोटे जानवरों ने या छोटे जानदारों ने जो है वो पॉल्यूटेंट्स को ईट कर लिया, फिर उनको उससे बड़ों ने ईट किया और अल्टीमेटली हमने उन्हें ईट किया, तो पूरी फूड चेन मुतासिर हो गई आपकी। डीडीटी की एग्जांपल ली थी, यहाँ लेड और कैडमियम की है। पानी में लेड और कैडमियम, फॉर एग्जांपल ये जो ब्लैक ब्लैक सर्कल्स हैं ये लेड एंड कैडमियम है। इनको छोटी फिशेस ने खा लिया पानी में, फिर उसको बड़ी फिश ने इन छोटी मछलियों को खा लिया और हमने इन बड़ी मछलियों को खा लिया। तो इस तरह पूरी जो है वो फूड चेन आपकी डिस्टर्ब हो गई। डिजीजेस, another effect of the water pollution is diseases आती हैं। eventually humans are affected by this process as well। अभी हमने बात की थी कॉलेरा, डाइसेंट्री, टाइफॉइड, पोलियो, हेपेटाइटिस, एंट्राइटिस, ये तमाम की तमाम डिजीजेस कहाँ से आ रही है? कंटेमिनेटेड कंजम्पशन ऑफ वाटर। कंटेमिनेटेड वाटर की जो आप कंजम्पशन कर रहे हैं, जो पानी आप पी रहे हैं, जो 2/3 अमवात है बच्चों की, वो इसी पानी के पीने की इन्हीं डिजीजेस की वजह से हो रही है। Eventually humans are affected by these processes as well. People can get diseases such as hepatitis by eating seafood that has been poisoned। seafood खाया, वो उसके अंदर जो है हेपेटाइटिस का जरासीम पानी में था, तो सी फूड में आ गया, और फिर उस सी फूड को जब आपने कंज्यूम किया तो आप में आ गया। ऐसे पानी में को पीने से भी आप मुतासिर हो सकते हैं, या ऐसे पानी की जो है ऐसे पानी में अगर आप तैर रहे हैं, रिक्रिएशन पिकनिक पे जा रहे हैं, तो उससे भी आपको डिजीजेस लग सकती है। एंड टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, सब कुछ तबाह हो जाता है। इकोसिस्टम इंटरेक्शन है जो है आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग में, तो ये तमाम का तमाम भी फिर पूरा आपका डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वाटर बॉडी भी डिस्टर्ब हो रही है, प्लांट्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, एनिमल्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिशेस भी डिस्टर्ब हो रही है, ह्यूमन भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो पूरा आपका इकोसिस्टम में तबाह हो रहा है। ठीक है, वी हैव डिस्कस द सोर्सेस, वी हैव डिस्कस द इफेक्ट्स, नाउ द प्रिवेंशन। रोकना कैसे है इस वाटर पॉल्यूशन को, बचाना कैसे है वाटर बॉडीज को पॉल्यूट होने से। Dealing with water pollution is something that everyone, including government and local councils, need to get involved with. There are a few things you can do. अच्छा, ये जो है ये सारी की सारी गवर्नमेंट के कांधों पे जिम्मेदारी नहीं जाती। इंडिविजुअली आपने यू हैव टू प्ले योर रोल, आपको अपना किरदार अदा करना है वाटर की पॉल्यूशन में, उसकी पॉल्यूशन को रोकने में। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर भी आप एक बड़े मसले से जो है वो फाइट कर सकते हैं। एंड यस, गवर्नमेंट का बड़ा रोल है, उनकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपके बगैर, आपकी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप अपने तौर पे बहुत कुछ कर सकते हैं। नेवर थ्रो रबिश अवे एनी हाउ, कभी भी कचरा है जो कहीं भी ऐसे ही ना फेंके, क्योंकि वो कहीं जा नहीं रहा। वो कचरा जो आप फेंक देते हैं ना, वो बस ऐसे उड़ते उड़ाते चलते चलाते सर्कुलेट होता रहता है सिटी के अंदर। तो हमेशा प्रॉपर डिस्पोजल करें, कचरा जो है वो कहीं भी ना फेंके। आप वो कचरा डस्टबिन में फेंके, कि एलोकेटेड जो उसकी प्लेसेस हो वहां पर। पिकनिक पे जा रहे हो, समंदरों में सारा कचरा ना फेंको, वहां डस्टबिन है तो वेरी गुड। अगर गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी आपको नहीं दी तो आपने वो कचरा अपने साथ वापस लाना है और डस्टबिन में फेंकना है। इसी तरह अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में है, कहीं भी कचरा ना फेंके, आपने वो कचरा अपने बैग में रखना है सारा, और घर आकर या यूनिवर्सिटी में या कहीं और किसी जगह अगर आपको फैसिलिटी मिल जाती है तो आप उसका डिस्पोजल
उसके अंदर करें। ये इंडिविजुअल लेवल पर आप काम कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ ब्लेम गवर्नमेंट को ब्लेम करना छोड़ दें और अपनी जिम्मेदारियों का खुद एहसास करें। यूज वाटर वाइजली, डू नॉट कीप द टैप रनिंग व्हेन नॉट इन यूज। नल जो है वो जितनी देर आप काम कर रहे हैं टैप उतनी ही देर आपने ऑन रखना है। जहां आपका काम खत्म हो उसे बंद कर दें। जितनी पानी की जरूरत है उतना इस्तेमाल करें, ठीक है। पानी जितना कम इस्तेमाल करोगे उतना ही वेस्ट वाटर कम जनरेट होगा और वो जाएगा भी इतना कम वाटर बॉडी में। Do not throw chemicals, oil, paints and medicines down the sink drain or the toilet. देखिए होना ये चाहिए कि ये जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो होता है ना, वो सिर्फ डोमेस्टिक ही होना चाहिए, घरेलू होना चाहिए वो। उसमें आप ये वाली चीजें नहीं डाल सकते। ये वाली चीजें जो है वो उसके लिए अलग कैटेगरी होनी चाहिए, इसका एक प्रॉपर वे ऑफ डिस्पोजल होना चाहिए। हमारे पास वैसे चूंकि ये नहीं होता, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इन चीजों का कम से कम इस्तेमाल करें। Buy more environmentally safe cleaning liquids for use at home and other public places. They are less dangerous. अच्छा, आप पेस्टिसाइड खरीदते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट खरीदते हैं, सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल की तरफ जाओगे तो नेचुरल जो प्रोडक्ट्स होती है स्टूडेंट्स, वो नेचुरली डिग्रेड हो जाती हैं। ये वाली जो है सिंथेटिक जो मटेरियल होते हैं वो माहौल में नेचुरली डिग्रेड नहीं हो पाते हैं, तो फिर वो जो है पॉल्यूशन बढ़ती ही चली जाती है। तो आप हमेशा ऐसी चीजों का इंतखाब करें, वो चीजें इस्तेमाल में लेके आए जो जो इन्वायरमेंटली सेफ हो। इसकी एक मिसाल ऐसे ले लें, प्लास्टिक बॉटल है और एक स्टील की बॉटल है, ठीक है। तो प्लास्टिक बॉटल अगर आप खरीदोगे तो वो वक्तन फवक्तन आपको खरीदनी ही पड़ेगी, बार बार खरीदनी पड़ेगी। स्टील की बॉटल एक बार खरीद ली तो बार बार नहीं खरीदनी पड़ेगी। खरीदनी बार बार नहीं पड़ेगी तो इतना ही वेस्ट कम जनरेट होगा। जितना वेस्ट कम जनरेट होगा उतना वो वेस्ट डंप भी कम होगा। तो इस तरह आपकी जो वो इनडायरेक्टली आपका वाटर पॉल्यूशन भी कम होगी। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स पे ना जाएं, जितना हो सके नेचुरल फर्टिलाइजर्स, खाद है, एनिमल वेस्ट है, एनिमल डंग है, इसको इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाएं। ट्रीज लगाने से क्या होता है, ट्रीज जो है बहुत सारी हार्मफुल गैसेस को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, माहौल को साफ रखते हैं। तो आपकी एसिड रेन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो वाटर होता है उसे ट्रीट किया जाए। जो वेस्ट वाटर जितना भी डोमेस्टिक हो या इंडस्ट्रियल हो, अगर इंडस्ट्री है तो उसको चाहिए कि वो खुद ही अपना इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसको ट्रीट करे पहले, और फिर जो है वो उसको डंप करे, डिस्पोज ऑफ करे या डिस्चार्ज करे। अगर हर इंडस्ट्री अपना अपना वेस्ट संभाल ले तो इंडस्ट्रियल वेस्ट का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। इसी तरह जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है घरों का, सिटी का, उसको म्यूनिसिपल जो काउंसिल्स हैं वो देख लें, सिटी के जो ओनर हैं वो देख लें, जो सिटी को ओन करते हैं वो देख लें, अथॉरिटीज देख लें कि डोमेस्टिक वेस्ट वाटर का कैसे ट्रीटमेंट करना है। उसमें से तमाम कंटेमिनेंट्स को निकाल दें, ठीक है। तमाम कंटेमिनेंट्स को उसमें से निकाल दें और फिर उसके बाद उस वाटर को डिस्चार्ज कर दें किसी भी वाटर बॉडी में, क्योंकि वो पानी तो अब साफ है, उसके अंदर तो पॉल्यूटेंट्स है ही नहीं। जब पॉल्यूटेंट्स है ही नहीं तो वाटर पॉल्यूशन होगी ही नहीं। ठीक है क्लास।